फ्रिज ढाबा। मोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था। गर्मी में पंखा भी रो रो कर चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पंखे ने भी दम तोड़ दिया। मोहन ने पंखे की तरफ देखा और बोला, इस पंखे को भी अभी मेरा साथ छोड़ना था। सारे दुख दर्द मेरे साथ एक साथ ही क्यों आ रहे हैं। तभी रसोई में खाना बना रही आंचल तुरंत ही पसीने से भीगी हुई बाहर निकली और गुस्से में मोहन पर चिल्लाते हुए बोलने लगी, 15 दिन हो गए हैं आपका ठेला बंद हुए और ऊपर से अब ये पंखा भी खराब हो गया है। अरे ऐसी कोई मुसीबत है जो आपके साथ मुझे इस घर में नहीं झेलनी पड़ेगी। सारे दुख दर्द एक साथ ही आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूं ना, लेकिन फिर भी हर तरह से निराशा हाथ लग रही है तो क्या करूं। मेरा ठेला भी बंद हो गया और मैं वैसे भी परेशान हूं और तुम भी मुझ पर ही चिल्ला रही हो। तुमको तो बस मेरा चिल्लाना नजर आता है, अपनी हरकतों के ऊपर तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। आंचल ये बोलकर रसोई में फिर से खाना बनाने के लिए चली जाती है और वहीं मोहन अपने कोने में रखे हुए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। उसका फ्रिज खराब पड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी ठंडक रहती थी। मोहन ने कुछ नहीं सोचा और फ्रिज को खोलकर उसके अंदर बैठ गया। आंचल थोड़ी ही देर में खाने की थाली लेकर आई, जिसमें सूखी रोटी, प्याज और थोड़े से चावल थे। उसने मोहन को फ्रिज में बैठे हुए देखा और बोली, पागल हो गए हो क्या? ये जो थोड़ा सा फ्रिज चल रहा है ये भी चलना बंद हो जाएगा। फ्रिज के अंदर क्यों बैठे हुए हो? देखना आंचल, एक दिन मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा जिसमें फ्रिज जैसी ठंडक होगी और ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा ठेला इसलिए बंद हुआ क्योंकि गर्मी में ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरा एक ढाबा होगा जिसमें बहुत ठंडक होगी। बस गरीब लोगों का यही तो काम होता है, बड़े बड़े सपने देखना, और वही तुम देख रहे हो। ये सब सपना छोड़ दो और हकीकत पर आ जाओ। 2 वक्त की रोटी खिला दो, वही बहुत है। आंचल ने बस इतना कहा, लेकिन मोहन फिर भी फ्रिज खोलकर उसी में बैठा रहा। अगले दिन सुबह पूरे गांव में हलचल थी। मोहन के बचपन का दोस्त रवि एक बड़ी सी गाड़ी में मोहन के घर आकर रुका। अरे रवि, तू इतने सालों के बाद कैसा है यार? थोड़ी ही देर में आंचल ने भी खिड़की से रवि को देखा और बाहर रवि से मिलने के लिए आ गई। अरे रवि भाई साहब, इतने समय के बाद आप आए, आइए आइए। रवि मोहन और आंचल के साथ घर के अंदर घुसा। घर का हाल देखकर उसका दिल ही टूट गया। टूटी फूटी दीवारें, टपकती छत, जिसमें से धूप और बारिश दोनों ही छन कर आती थी, और साथ ही खराब हुआ पंखा। तभी आंचल दोनों के लिए चाय लेकर आई और देते हुए बोली, लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। चाय तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये क्या हाल बनाया हुआ है मोहन तूने अपना और अपने घर का भी? तू कुछ करता क्यों नहीं? तुझमें तो बहुत काबिलियत है यार। लेकिन आंचल कहती है कि मैं। अरे आंचल की छोड़ यार, मुझे ये बता कि तू क्या करना चाहता है। कोई तो सपना देखा होगा ना तूने भी। मैंने एक सपना देखा है, हाईवे के ऊपर एक ढाबा, मिट्टी की दीवारें और भूसे की छत। मैं रोज उस पर पानी डालूंगा तो तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम हो ही जाएगा। ग्राहकों को भी बहुत आराम मिलेगा। क्या भाई साहब, आप इनका ये बेवकूफी वाला आइडिया सुनने के लिए बैठ गए? अरे भाई साहब, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। अपने पिता की दुकान तो इन्होंने डुबा दी, अपना ठेला खोला और वो काम भी डूब गया। ये आपका पैसा भी डुबा देंगे। अरे मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ भाभी, आप तो अभी आई हो। मुझे मोहन के आइडिया पर पूरा विश्वास है। मोहन, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं पैसा देता हूँ और तू मेहनत कर और बना हाईवे के ऊपर अपना फ्रिज वाला ढाबा। मैं अभी बता रही हूँ भाई साहब, कल को अगर आप पैसे मांगने के लिए मेरे घर आए तो मैं कोई मदद नहीं करने वाली। आंचल बड़ा समूह बनाकर वहां से चली गई, क्योंकि उसे अपने पति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वहीं रवि ने मोहन का पूरा साथ दिया, उसे पैसे दिए। मोहन ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाईवे पर ढाबा बनाना शुरू कर दिया। उसने कम दाम पर मजदूरों को बुलाया और रोज खुद भी मेहनत करने लगा। एक दिन आंचल ने उसे जाते हुए कहा, अभी बता रही हूँ, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी कि शहर के दोस्त के पैसे भी खा गए आप। रुक जाइए, ये आपके बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि शायद ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब अपने दोस्त के पैसे को बर्बाद न करने के लिए मुझे ये करके दिखाना ही होगा। कुछ ही हफ्तों के बाद वो ढाबा बनकर तैयार हो गया। वो बिल्कुल बाहर से फ्रिज जैसा दिखता था और मोहन ने उसमें हल्के रंगों का इस्तेमाल किया था ताकि गर्मी की किरणें ढाबे के अंदर कम पड़ें। दरवाजा बहुत ही भारी लगवाया था ताकि बार बार वो खुले तो ढाबे के अंदर गर्मी न हो।
जैसे ही रवि इसे देखने आया तो खुश होकर बोला, अरे वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया। इतने कम समय में ये ढाबा बनकर तैयार कर दिया। यही काम किसी ठेकेदार को देते तो वो बस इस ढाबे को बनाने में महीनों से साल खींच लेता। वही तो, इस ढाबे को बनाने में लागत भी कम आई है और इसकी मरम्मत में भी जब भी खर्चा आएगा तो बहुत कम आएगा। ये बहुत ही किफायती ढाबा है। ऐसे ही मोहन अगले दिन जब आंचल को उस ढाबे पर ले जाने के लिए कहने लगा तो आंचल ने साफ मना कर दिया। मुझे कोई ढाबा नहीं देखना है और ना ही मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है और ना ही आपके ढाबे पर। कल को अगर वो बंद हो गया तो कोई मुझ पर इल्जाम न लगाए, इसीलिए मुझे उस ढाबे को देखने ही नहीं जाना। आंचल वहां जाने से साफ इनकार कर देती है। मोहन का दिल टूट जाता है, लेकिन मोहन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। अब मोहन ज्यादातर ढाबे पर ही समय बिताया करता और ग्राहकों का ध्यान रखता। पहले हफ्ते 3-4 ग्राहक ही आए, दूसरे हफ्ते 10-12 और तीसरे हफ्ते तक 30-35 ग्राहक हर दिन आने लगे। लेकिन आंचल अभी भी उसे देखने नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन रवि फिर से आया। अब तो ये फ्रिज ढाबा चलने भी लगा है। भाभी इसे देखने के लिए आई है या नहीं? अभी भी उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। एक बार वो इधर आती और इस ढाबे को चलता हुआ देखती तो उन्हें मुझ पर यकीन हो जाता। तुझे निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। आज नहीं तो कल उन्हें तेरी काबिलियत पर विश्वास हो ही जाएगा और वो जरूर आएंगे। ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए मोहन ने एक स्कीम निकाली और वो एक दिन की स्कीम थी जिसमें वो एक थाली पर एक थाली मुफ्त दे रहा था। अरे वाह, एक थाली पर एक थाली मुफ्त। एक काम करो भाई, मुझे 2 थाली दे दो और मेरे लिए चाइनीज प्लेट लगा देना। वैसे भी गांव के एरिया में ये सब कुछ मिलता ही कहाँ है, लेकिन इस ढाबे पर तो सब कुछ है भाई। वहीं आंचल को घर पर अब उसकी चिंता होने लगी। रोजाना तो इस समय तक वो घर आ जाते थे, लेकिन आज तो आए ही नहीं। अब तो मुझे खुद ही जाकर देखना होगा, पता नहीं क्या हो गया। अब आंचल बिना कुछ सोचे समझे ढाबे की तरफ भागती हुई आई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके पति को कुछ हो तो नहीं गया। ढाबा न चल पाने की वजह से उसने कुछ कर न लिया हो। लेकिन वो जैसे ही ढाबे पर पहुंची तो ढाबे पर भारी भीड़ लगी हुई थी। मोहन अकेला ही अपने 2 कर्मचारियों के साथ ढाबे को संभाल रहा था। आंचल ने ये सब कुछ देखा तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। वो बाहर से भाग कर आई थी और पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन ढाबे में बहुत अच्छी ठंडक थी। ढाबे में आते ही उसे बहुत राहत मिली। उसने मोहन को काम करते हुए देखा और उसके पास जाकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी काबिलियत पर यकीन नहीं किया। यहाँ पर कितने सारे ग्राहक हैं और कितने खुश लग रहे हैं। आंचल को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही रवि को भी अपने दोस्त की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे मोहन रवि के पूरे पैसे वापस देकर वो ढाबा खुद खरीद लेता है और मोहन की जिंदगी पूरी तरह से सुधर जाती। झुमरी का ढाबा। झुमरी गुस्से में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कम से कम उसने 50 बार तो एक ही बात अपने बच्चों से दोहरा दी थी। आज आने दो तुम्हारे बापू को, इतने बेलन पड़ेंगे ना कि खोपड़िया का चकला बन जाएगा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? माँ, तुम रोज ऐसे बेलन लेकर एक ही डायलॉग बोलती हो, पर बापू जैसे ही आते हैं तुम सारा गुस्सा भूलकर उन्हें रोटी देने लगती हो। वही तो माँ, तुम हमसे तो कह देती हो बापू आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, पर करती कुछ नहीं हो। तुम दोनों ज्यादा नहीं बोलने लगे? अभी बताती हो तुम दोनों को। तुम्हारे बापू को बाद में बेलन पड़ेंगे, पहले तुम दोनों की पिटाई करनी जरूरी है। झुमरी बेलन लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी, तभी रमेश आ गया। झुमरी, अरे अरे क्या कर रही है? बापू आज माँ बेलन से सबके सिर का चकला बना देगी। आ गए तुम? और ये क्या इतनी देर से क्यों आए हो? और दिख रहा है तुम आज फिर पीकर आ गए हो। अरे ज्यादा कहा, थोड़ी सी तो पी है। ला जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना होगा तभी लगाऊंगी ना। बोला था ना घर में राशन खत्म हो रहा है, बनिए की दुकान से लेते आना। तुम्हें मैंने पैसे भी दिए थे राशन लाने के। वो तो हाँ, तुझे बताना भूल गया। सुबह जब से घर से निकला तो रास्ते में पैसे कहीं गिर गए। क्या करता, खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश की बात सुनकर झुमरी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। बस और कितना झूठ बोलोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उन पैसों से बोतल खरीद ली? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे झुमरी सुन तो, गुस्सा थूक दे। कल मैं पक्का राशन लेकर आऊंगा। इतनी सी बात पर घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। तेरे और बच्चों के सिवा मेरा है कौन? मैं तो तुम सबके बिना रह ही नहीं सकता। अगर इतना ही है तो तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? बैठो, मैं सबके लिए चावल रखे वही बना लाती हूँ। और हाँ, कल नहीं लाए ना तो मैं सच में चली जाऊंगी।
झुमरी का परिवार एक छोटे से खेत पर निर्भर था। रमेश खुद तो खेती करता नहीं था, इसलिए झुमरी ने वो खेत एक किसान जिसका नाम था नंदू, उसे किराए पर दिया हुआ था। एक दिन रमेश थोड़ा ज्यादा नशे में था। नंदू की नजर बहुत समय से रमेश के खेत पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश का खेत हथिया ले। आज उसके पास मौका था। देख रमेश, तू फायदे में रहेगा। 2 बोरी आटा दो और 2-2 बोरी दालें तुझे बंजर खेत के बदले दे रहा हूँ। और वैसे भी तेरे खेत पर कोई अनाज नहीं उगता, मुझे देगा तो तू फायदे में रहेगा। खरीद ले। अब कह तो तू ठीक रहे, राशन तो हमारे काम आ जाएगा, पर ये खेत है ही बेकार। चल ठीक है, मैं तुझे खेत बेच रहा हूँ, ला बदले में आटा और दाल दे दे। नंदू ने 4-5 गांव वालों के सामने ये बात रमेश से बुलवा ली। देखो भाइयों, तुम सब गवाह हो इस बात के कि रमेश अपनी मर्जी से अपना खेत मुझे दे रहा है और बदले में मैं इसे राशन दे रहा हूँ। रमेश नंदू को खेत का मालिक बनाकर राशन लेकर खुशी खुशी घर तो पहुंचा, पर जब झुमरी को सच पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। हे भगवान, खेत बेचाए उस बेईमान को। अरे लूट लिया उसने तुम्हें। इतने बड़े खेत के बदले ये जरा सा राशन दे दिया। अब ये राशन तो खत्म हो जाएगा, खेत कहाँ से आएगा? वो तो पूंजी थी हमारी, तुम उस पूंजी को ही गवाए। अरे मैं नशे में था, मुझे होश ही कहा था। अब मैं क्या करूं? अब तो खेत गया हाथ से। एक खेत का ही सहारा था, वो भी छिन गया। अब क्या ये रोटी दाल बनाकर सड़क पर बैठकर बेचूं? झुमरी गुस्से में राशन के बोरों की तरफ देख रही थी। अनजाने ही उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में वो दोबारा सोचने लगी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है जिससे घर का खर्चा निकल सकता है। खेत तो अब हमारा रहा नहीं, पर ये आटा दाल तो हमारे हैं। शाम को झुमरी बाजार गई और 2 बड़े पतीले और एक तंदूर खरीद लाई। माँ, ये सब किस लिए है? माँ, हमारे घर आज कोई दावत है क्या? बच्चों, ये सब मैं अपने ढाबे के लिए लाई हूँ। ढाबा? माँ, जहाँ खाना मिलता है आपके ढाबे पर भी खाना मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर एक ढाबा खोल रही हूँ जिसका नाम होगा झुमरी का ढाबा। ये अचानक तेरे दिमाग में कैसा फितूर उठाया झुमरी? तुम जैसे शराबी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुमने तो पहले ही खेत बेचकर सत्यानाश कर दिया। अब कम से कम मुझे कुछ सोचने दो। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारे पास भी गांव के सेठों की तरह पैसे हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी गरीबी में बीते, इसलिए मैं हाईवे पर ढाबा खोल रही हूँ। अगर तुम्हें पीने से फुर्सत मिल जाए तो ये सारा राशन ढाबे पर रख जाना। मैंने किराए पर छोटी सी जगह ले ली है, कमाकर किराया भी दे दूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं भी माँ। झुमरी ने मेहनत की, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और गांव के बाहर हाईवे पर ढाबा खोल लिया। जो राशन खेत बेचकर मिला था वही काम आया। वहाँ से गुजरते यात्रियों की बस और बाकी वाहन झुमरी के इस नए ढाबे को देख रहे थे। खाना खाने तो सब रुकते, पर एक परेशानी थी। आओ भैया आओ, गरम गरम रोटी और दाल, साथ में अचार और सलाद भी है। झुमरी, तुम्हारे यहाँ की दाल रोटी तो बहुत स्वाद है, पर एक परेशानी है। तुम यहाँ पर एसी लगवा लो। वो वहाँ सामने बड़े ढाबे पर एसी लगा हुआ है, इसीलिए सभी ग्राहक वहाँ जाते हैं। साहब, अभी नया नया शुरू किया है ना, इतना पैसा नहीं लगा सकती। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जब रमेश ने देखा कि झुमरी बच्चों के साथ अकेली मेहनत कर रही है तो वो भी अब कभी कभी ढाबे पर बैठने लगा। पर अभी भी झुमरी का ढाबा हाईवे के बाकी ढाबों से कम चल रहा था। एक दोपहर झुमरी ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी। तभी एक आदमी अपनी पत्नी के लिए, जो कि माँ बनने वाली थी, सड़क पर मदद बुलाने लगा। किसी भी ढाबे वाले ने आगे बढ़कर उस आदमी की मदद नहीं की। सब अपने ग्राहकों को देखते रहे। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। झुमरी की नजर मदद के लिए पुकारते उस आदमी पर गई। सुनो जी, तुम ढाबा संभालो, मैं अब भी आती हूँ। झुमरी, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रही है? अपना ढाबा देख। ऐसे किसी की मदद करना ठीक नहीं। देख, कोई भी मदद को नहीं आ रहा, तू क्यों जा रही है फिर? इसलिए क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ, दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज है, और साथ में मैं एक इंसान भी हूँ, और इंसानियत के नाते इस समय उनकी मदद करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। झुमरी ने उस आदमी की मदद की और झुमरी उन्हें अपने ढाबे पर ले आई। झुमरी ने तुरंत रमेश को गांव से दाई माँ को बुलाने भेजा। रमेश को आने में आधा घंटा लग गया। तब तक झुमरी उस औरत को संभालती रही। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे गांव जा रही थी। रमेश वक्त पर पहुंचा तो मैं आ गई। घबराओ नहीं, बस बच्चा कुछ ही देर में हो जाएगा। हाँ दाई माँ, आप इन्हें देखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। पूरा गांव झुमरी के ढाबे पर इकट्ठा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। थोड़ी देर बाद ममता नाम की उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच आज हमारी मदद करके हमें विश्वास दिला दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं कुछ नहीं करती, सब करने वाला भगवान है। महेंद्र नाम के उस आदमी को झुमरी का नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महसूस किया कि पहले भी वो उस रास्ते से कई बार गुजरे, एसी ढाबों पर रुके,
लेकिन वो ढाबे वाले बड़े दिल वाले नहीं थे जितनी की झुमरी छोटे से ढाबे वाली लेकिन बड़े दिल वाली थी। महेंद्र जानता था कि झुमरी ने उसकी मदद की, वो भी उस समय जब वो परेशानी में था। कुछ दिनों बाद ही महेंद्र ने झुमरी के ढाबे को एक 5 स्टार होटल जैसा सुविधाजनक बनवा दिया। झुमरी के ढाबे पर अब दिन रात यात्रियों की भीड़ रहती थी। झुमरी के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और आज उसके वो सारे सपने पूरे हो गए जिनके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।